हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज कर लिए? सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया आप लोग? हाँ जी, यू मे कम इन, है ना। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया आप लोग? हेलो, चलिए। नहीं, किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? तो किसी का इंतजार नहीं करना है। अब ऐसा थोड़े ना है कि हम लेक्चर से बाहर आकर के, फोन से बाहर आकर के आपका कान पकड़ेंगे कि की रे क्लास कैले कि ना कैले तका है ना। तो ऐसा चीज थोड़े होने वाला है। तो प्लीज बच्चों, क्लास कर लिया कीजिएगा, रिवीजन कर लिया कीजिए, जितना हो सकता है पढ़ लीजिए, लास्ट में नहीं तो परेशान होंगे, है ना। लाइट नहीं है, अब क्या करें, अब हम लाइट ला दे की ना, तो ये सब तो चलते रहता है ना बुआ। लाइट है नहीं है ना। मुस्कान देखो, मुस्कान अब शेख सर की है, मेरी मुस्कान नहीं है। तो मेरी मुस्कान अच्छी लगती है, मेरी मुस्कान है भी नहीं, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मेरी मुस्कान नहीं है। मुस्कान अभिषेक सर की है, और अभिषेक सर को पता लगा ना तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो फिर चलिए। ठीक है, रिवाइज नहीं किए हैं हम, आपके बदले हम रिवाइज कर लेंगे, है ना। क्या चिंता करते हैं हम, है ना। आपके बदले रिवाइज भी हम कर लेंगे, आपके बदले क्वेश्चंस भी हम बना लेंगे। आपके बदले पढ़ाई भी हम कर लेंगे, है ना। आप बस बैच ज्वाइन कर लिए ना, बस वही चीज आपका काम का था, है ना। आप बस बैच ज्वाइन कर लिए ना बच्चे, बस आपका काम हो गया। बाकी काम तो टीचर सब कर ही लेंगे। बाकी काम टीचर लोग कर लेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है। कहां कहां से, मतलब बोलने से पहले सोचता नहीं है। ऑनलाइन है इसीलिए कि कुछ लिख देंगे, है ना, कुछ लिख देंगे। ऐसी बात है क्या? बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम्हारे नजर, मेरे नजर में तुम्हारी कुछ इज्जत होनी चाहिए, है ना। चलो, तो प्लीज बच्चों पढ़ो, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। आपके लाइफ का डिसीजन आपके पास है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना। अगर आप लायक रहते हो तभी आपकी कोई मदद भी करता है, तो इस बात को ध्यान रखना है ना। चलिए, देखो पूर्णिमा मैम हम लोगों की हेड है ना, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करो। मतलब अब हम इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम इतना बाबा बनोगे? बोलो। तो थोड़ा सा डिसेंसी दिखाओ। संस्कार नामक कोई चीज होती है, तो लगाम दिखती नहीं है, लेकिन जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। तो भले आपकी जुबान नहीं है, आपके हाथ है, तो उस पे लगाम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कोई शॉर्ट रिवीजन नहीं बच्चा, ठीक है। करो, काम करो। रिवीजन करके आना तुम्हारा काम है। रिवीजन नहीं करोगे कैसे सीखोगे, है ना। रिवीजन करके नहीं आओगे कैसे सीखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, आ जाइए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में देखो 10 मिनट, सिंपल सिंपल सी बात है। जो काम करेगा, जो लायक होगा, उसको फल मिलेगा। अब जो मेहनत ना कर, अगर कोई बच्चा, अगर तुम ही बताओ, मम्मी तुम्हारा खाना नहीं बनाएगी सुबह में, तुम्हारा मूड कैसा करेगा? सच बताओ, तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएंगी,
तुम्हारा मूड कैसा करेगा? अच्छा करेगा या खराब करेगा? तुम तो मम्मी को सुना दोगे उस समय कि क्या अपना काम नहीं करती हैं आप, है ना? तो उसी तरीके से बच्चों रिवीजन करना, रिवीजन अगर नहीं करोगे, हम तुमको फर्स्ट दिन बोले थे, जो बात फर्स्ट दिन बोले हैं वो बात अभी भी बोल रहे हैं। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम रिवाइज नहीं करोगे, तुम अभी की बात छोड़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने दो, तुम एक क्लास रिवाइज मत करो, बस हम चैलेंज देते हैं, एक क्लास बस रिवाइज ना करो, नेक्स्ट क्लास तुमको समझ नहीं आएगा, है ना? तो बच्चे अपने में कमी देखो, है ना, कि रिवीजन करना तुम्हारा काम है। मतलब हमको बार बार खराब इस बात का लगता है कि ना तुम अंबानी हो, ना तुम आइंस्टीन न्यूटन हो, कितना तुम होशियार हो, लेकिन फिर भी काम भी तो नहीं करते उतना, है ना? अगर ऐसी बात है कि मानो हम अंबानी के बच्चे हैं, मतलब कोई भी बहुत अमीर के, तो तुम मेहनत मत करो, जायज है तुम्हारे लिए कि चलो तुम नहीं भी करोगे मेहनत तो तुम्हारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ना अमीर है भाई, पूछते हैं टैलेंटेड हो तो नहीं सर टैलेंटेड भी नहीं है। किस राज्य से हो? तो बिहार राज्य से है ना, जहां पे पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज मजदूरी आता है। बिहार के लोग दो ही चीज करते हैं, या तो पढ़ाई करते हैं बच्चों या फिर मजदूरी करते हैं। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं जो कि तुमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे नवाबों का नाटक देखो, सर रिवीजन नहीं किए हैं और खुश होकर के बोलता है। हम हर लेक्चर में कम से कम 5 बार रिक्वेस्ट करते हैं कि रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना, है ना? लेकिन मजाल है जो सुन ले। कितने बच्चे रिवाइज किए हैं बता दो जल्दी से, कितने बच्चे रिवाइज किए, कितने परसेंट? अगर रिवाइज किए हो तो ए टाइप करो और रिवाइज नहीं किए हो तो बी टाइप करो, जल्दी बताओ, है ना? 10 मिनट लगता है रिवाइज करने में, है ना? 15 मिनट लग जाए, अरे तो किसी दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हो क्या? तुम पढ़ोगे, तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, फैमिली का लाइफ बाद में अच्छा होता है। ये गलत कॉन्सेप्ट सबको पता रहता है कि फैमिली का लाइफ अच्छा होगा। भाई फैमिली काट लेगा अपना जीवन, तुम अपना जीवन के बारे में सोचो। है ना? तो ये रिवीजन करने वाले यस वाले, जो नालायक रिवीजन नहीं करते हैं उनके लिए, है ना? चलो देखो कितने नालायक होंगे इसमें, 31%। इनका क्या किया जाए बताओ? इनको समझाया जा सकता है ना, इंसान है, अब गधे तो है नहीं कि मारा पीटा जाए, है ना? तो कुछ नहीं हो सकता बच्चा आपका, कुछ नहीं हो सकता। जब आप खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हो, जब आप खुद की इज्जत नहीं करना चाहते हो, जब आप खुद को बेवकूफ समझते हो, नालायक समझते हो, तो कोई दूसरा क्यों अच्छा समझे आपको, है ना? तो हम हर क्लास में बच्चों इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग रिवीजन करो, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। जितना नया लेक्चर पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करना जरूरी है ना? बट फिर भी इसीलिए तो पता है क्या होता है, यहाँ पे टॉपर्स रहते हैं, हम देखते हैं बहुत बच्चों को, मतलब तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमको ये करना नहीं चाहिए था, बट कुछ बातें तुमको बताना चाहते हैं। दूसरों के लिए ताली मारते हैं, हे टॉप किया, कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस बहन। क्यों भाई, तुम में क्या कमी थी? क्यों? मतलब देखो, एक बिहार बोर्ड इत्तू सा एग्जाम है ना, इत्तू सा एग्जाम है। बोर्ड्स का एग्जाम ऐसे ही सबसे लो लेवल पे होता है, कंपटीशन का उसके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी नखरे देखो कितना, दूसरों के लिए ताली बजाने के लिए एकदम तैयार है। भाई लायक बनो ना, खुद बनो ऐसा। तो हम देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि मानो कोई टेस्ट ही लिए हम लोग, तो ऐसे लिखता है सब कि कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। भाई क्यों? हाँ, तुम अगर दूसरे को कह रहे हो जो तुम्हारे डोमेन में नहीं है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम दूसरे के लिए खुशी हो, लेकिन जो चीज तुम खुद अचीव कर सकते थे
तुम उसको अचीव नहीं कर रहे हो। तो कितनी शर्म की बात है। तुमको लग रहा होगा नहीं है, लेकिन है भाई। ये दुनिया, तुम किसको याद रखते हो? तुम पार्थिव पटेल को याद रखते हो क्या? पार्थिव पटेल, कोई बच्चा क्रिकेट देखता होगा तो याद रखते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो उतना टॉप लेवल का क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं करता है। तुम धोनी को याद रखते हो ना, तुम विराट कोहली को याद रखते हो ना, सचिन को याद रखते हो ना। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है। तो तुम बेस्ट नहीं बनना चाहते हो, और अपने केस में तुम क्या चाहते हो कि सब तुमको वाहवाही करे, अच्छा कहे। भाई साहब, जब तुमको ढूंढना था तब तुम बेस्ट को देखोगे, और तुम चाहते हो तुम बेटर हो या गुड हो तो दुनिया तुमको देखे। गजब यार हिपोक्रेसी है। तो प्लीज प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो, सुधर जाओ, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे कोई नहीं पूछने वाला। रिजल्ट सेलिब्रेशन का टीचर्स इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों रिजल्ट सेलिब्रेशन होने वाला है, और वहां पे टॉपर्स को बुलाया जाता है। जितने भी इश्तिहार देखते हो पेपर में, सब टॉपर्स का लगता है बच्चों। तो ये उम्मीद करना छोड़ो कि तुम कम हो, तुम कम में भी सरवाइव कर पाओगे। तो इज्जत नहीं मिलती है। ये बात क्लियर है? थोड़ा हार्श बात हो गया, हार्श रियलिटी हो गया, लेकिन सच्चाई यही है। मोटिवेट बुर्बक तुमको सच्चाई दिखा रहे हैं। मोटिवेट हम क्यों करें? मोटिवेट बताओ। तुमको अपने लाइफ के लिए अगर तुम खुद सीरियस नहीं हो तो कौन सीरियस होगा तुम्हारे लाइफ के लिए? हम क्यों सीरियस हो तुम्हारे लाइफ के लिए, है ना? तो प्लीज सीरियस हो अपने लाइफ के लिए। अपने लाइफ का जो भी चीजों में, है ना, जो भी चीजों में चीजें हैं उसको करो, है ना, प्लीज करो, क्योंकि जरूरी है बच्चा, है ना, जरूरी है। प्लीज रिवाइज किया करो, है ना। मेरे सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत जरूरी है ना। नहीं रिवाइज करोगे कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलो। तो इतना हार्श बोलने के लिए हमको बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करें, है ना। तुम प्यार से मानते ही नहीं हो, है ना। कल कितनी बार बोले बताओ? हंस करके बोले, जोक करके बोले कि रिवाइज करोगे तो ग्लो आएगा फेस पे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फिर भी नहीं करना है। कब तक चलेगा ये? अब तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, और ऑर्गेनिक में यही आदत रही। पॉसिबल नहीं है समझना। ठीक है, चलो। उफ, चलो सब लोग जल्दी सब ही लिखो। थोड़ा सा मुस्कुराओ, जल्दी से मुस्कुराओ, जल्दी से। चलो जल्दी से मुस्कुराओ। खुशी खुशी पढ़ना है ना। बट पढ़ना है बच्चों, है ना, पढ़ना है। ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब चीजें जरूरी हैं, जो चीज जरूरी है, वर्क इज वर्शिप, है ना, जानते हो ना, वर्क इज वर्शिप, है ना। तो काम पूजा थी, है और रहेगी। तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, खुशी खुशी पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है, चीजें जरूरी हैं। ठीक है, चलो। अब कोई बच्चा मान लो कि ऐसे ये भी लिख लो इसका भी लिख लो। नया, अभी नया दिखा हमको, ये नया बना दिए, है ना, ये नया बना दिए। इसको क्या होगा? इसको हो जाएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो पढ़ो बच्चों, है ना, पढ़ो, प्लीज पढ़ो, है ना। तुम्हारे जो भी पेरेंट्स तुमको पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कष्ट करके पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं से। अगर नहीं ऐसा है, सबके पेरेंट्स चाहे कोई भी काम करते हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, सबको काम करना पड़ता है ना। काम बिना किए पैसे नहीं मिलते हैं बच्चों, है ना। काम किए बिना पैसे नहीं मिलते हैं, है ना।
तो काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तुम लोग इतना पॉलिटिशियंस को खराब करते हो, वो भी कुछ ना कुछ सहते हैं, बदले में उनको कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है ना, सिवाय दया के, है ना, भीख के। तो भीख चाहिए क्या? नहीं ना, तो भीख नहीं मांगना है। चलिए, तो प्लीज प्लीज पढ़ना, प्लीज पढ़ना। आओ, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। देखो हमने लास्ट क्लासेस में क्या बताया है, रिवाइज करवाते हैं। देखो क्या बताए थे, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग के पास काफी टाइम है चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। हमको इस चैप्टर के लिए 6 लेक्चर मिला है। मेरा प्लान था 3 में करने का, 4 होगा, जैसा था 5 होगा, जैसा 6 में होगा। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस का चिंता मत करना, तुम करोगे तो तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो प्रधानमंत्री के काम की भी चिंता कर सकते हो, उफ प्रधानमंत्री अच्छा काम करेंगे कि नहीं, है ना। लेकिन काम आपको अपने काम का चिंता करना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर कैसे स्टार्ट किए थे। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, देखो तुम्हारे साथ साथ हम भी रिवाइज कर रहे हैं। हमको भी नहीं याद है कि पहला टॉपिक हम क्या पढ़ाए थे, बट तुम्हारे साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आओ देखो कैसे सिखाए हैं। सब पूछता है सर कैसे रिवाइज करे, कैसे रिकॉल करे। कितनी बार बताए हैं, कोई एक बार बताए हैं, है ना। कितनी बार बताए हैं कि पहले कॉपी लो, एक खाली पेज लो, याद करो कि सर पहला डेफिनेशन क्या बताए थे। तो सर ने, हमको नहीं याद है पहला डेफिनेशन क्या बताए थे बच्चों। देखो सबसे पहले बताए थे हम लोग मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है बच्चों। तो मेटलर्जी जितने भी ओर से मेटल को निकालने के लिए मिनरल्स से पहले ओर देखते हैं, फिर ओर के बाद मेटल को निकालने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसको मेटलर्जी में काउंट किया जाता है। एक होता है हम लोग का मिनरल। तो मिनरल क्या होता है, नेचुरली जो भी सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है कंपाउंड के फॉर्म में वो मिनरल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें किसी ना किसी एलिमेंट से मिलके बना होगा और वो उसका मिनरल हो जाता है। और क्या होता है, ऐसा मिनरल जिससे कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को, मेटल को निकाल पाए। ठीक है, तो ये हो गया मेटलर्जी, हो गया मिनरल, हो गया और हो गया। उसके बाद कंसंट्रेशन का मेथड। कंसंट्रेशन क्या था, तो कंसंट्रेशन बच्चों हम लोगों का प्रोसेस था, जिस प्रोसेस में हम लोग जो भी हम लोगों का ओर्स था उसको प्यूरिफाई करते हैं, कि जो जो इंप्यूरिटीज है उसको हटाते हैं। तो हम लोग के लिए फिजिकल के लिए 3 मेथड था। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा कौन था जल्दी बताओ, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन क्या था कि 2 डिफरेंट डेंसिटी वाले ओर को हम लोग, एक बच्चा हमको इंस्टाग्राम पे भेजा था, कुछ गलत लिखा हुआ था थोड़ा सा। देखो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, तो ग्रेविटी डेंसिटी के बेसिस पे इंप्यूरिटी और ओर को हम लोग अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इसमें क्या था मैग्नेटिक सेपरेशन में कि या तो ओर या तो इंप्यूरिटी, कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसको क्या करता है, अलग अलग हो जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन के मदद से। तीसरा क्या था बच्चों, ये डेंसिटी के हेल्प से, यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हेल्प से। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर्स के लिए जनरली करते हैं। इसमें क्या होता है, तो हम लोग स्लरी एक बना करके ओर को पाइन ऑयल के साथ, जैंटेट्स के साथ, वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग डाल देते हैं और उसका मिक्स करके बन जाता है। फिर हम लोग, रोटेटर रहता है अंदर में, रोटेट करता है और उससे क्या होता है, झाग बनता है। वो झाग ऊपर आता है, उस झाग को हम लोग अलग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग का सल्फाइड वाला चीज अलग हो जाता है। फिर उसके बाद बात आया था इसमें दूसरा कि अगर 2 सल्फाइड का ओर है तो फिर इसको अलग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेसेंट्स का यूज करते हैं, जो कि किसी एक को डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर, है ना। तो हम लोग यूज किए थे NaCN KCN का यूज किए थे, जो कि हम लोग का जिंक के साथ क्या करता था, जिंक के साथ कंपाउंड बना करके उसको अपने अंदर ही घुला लेता था, सॉल्यूबल कंपाउंड था, है ना। तो ये हम लोग को बनाता था और हम लोग को ये PBS का, हम लोग का PB मिल जाता था। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा लीचिंग, है ना। लीचिंग क्या है, हम लोगों का केमिकल मेथड है। लीचिंग कैसा है, केमिकल मेथड है। ये केमिकल मेथड में क्या है लीचिंग में, कि जो भी हम लोगों को ओर होता है वो किसी
सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए। मान लो दो चीज है, जैसे मान लो मेरे पास वो जाते हो ना रेस्टोरेंट में खाने, तो वो हाथ साफ करने वाला देता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो हाथ साफ करने वाला देता है, क्या होता है वो, टिश्यू, टिश्यू होता है ना, टिश्यू। तो मान लो हमको टिश्यू और ये वाला कपड़ा अलग करना है, तो टिश्यू है और ये कपड़ा है, तो इस दोनों को हम लेके पानी में डाल दिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि टिश्यू पानी में डिजॉल्व हो जाता है ना, और ये नहीं होगा डिजॉल्व, तो हम लोग फिर बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा, टिश्यू अलग मिल जाएगा। हम जस्ट एक एग्जांपल बताएं कि अगर ओर और इंप्यूरिटी में कोई एक चीज हो जो कि डिजॉल्व हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। बॉक्साइट से हम लोग लीचिंग के हेल्प से निकालते हैं, प्लस हम लोग सिल्वर और गोल्ड को भी ऐसे करके निकालते हैं, कॉपर को भी निकालते हैं। हमने आपको बताया कि एक साथ हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, किसी किसी का अगर सेपरेट होगा तो। अब आता है क्या चीज, हम लोग का आता है बच्चों, आता है हम लोगों को थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। बताओ, हमको लगा 7 मिनट, जबकि हम तुमको समझा रहे हैं, तुमको कितना देर लगा होगा? तो देखो, हम यहां पे अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि तुमको जितना हो सके टूल्स दे दे, जितना हो सके चीजों को शॉर्ट में नहीं, सॉरी, जितना हो सके चीजों को बता दे तुमको, ताकि तुम्हारा जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री वाली चीज तुमको कभी कंपटीशन का तुम तैयारी करो या फिर कोई भी चीज का तैयारी करो, तो तुमको ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कहीं पे एक चीज छूटा हुआ है ना। तो इसलिए हम तुमको सारी बातें डिलीवर कर देते हैं अपने एंड से। बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अगर तुम कामचोरी करोगे, तो तुम्हारे लिए हम बगल में आके नहीं पढ़ सकते ना, कोई नहीं पढ़ सकता बच्चा। तो प्लीज, तुम क्लास 12th में आ गए हो, विश्वास मानो घर वाले तुमको घर में रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अपनी जिंदगी को अपने हाथों में, इन मजबूत हाथों में रखो, है ना, और अपने कंधों को मजबूत बनाओ, ताकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओ, है ना। तो प्लीज ऐसा काम करो, प्लीज ऐसा काम करो, प्लीज डू नॉट डिसअपॉइंट योरसेल्फ, है ना। हमको डिसअपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने पेरेंट्स को करो, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे अंदर भी तो शक्ति है ना भाई, तुम्हारे अंदर भी तो चेतना है, तुम्हारे अंदर भी भगवान, अल्लाह, जो भी जिनको भी मानते हो वो है। तो तुमको अगर एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है धरती पे कि हाँ भाई हमको जिंदा किया गया है, हमको जीवन मिला है, तो तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ तुम्हारा फायदा का नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य के साथ बहुत लोगों का जुड़ा हुआ है। तो प्लीज उसके लिए मेहनत करो, है ना, प्लीज पढ़ो। अब हम क्यों बोल रहे, कोई बच्चा बोलेगा सर बिजनेस क्यों नहीं करे, अरे भाई बिजनेस करना है तो कर ना बिजनेस, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो, है ना। आधा अधूरा काम नहीं, कोई काम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो पूरा या तो नहीं, ठीक है। प्लीज पढ़ो, प्लीज पढ़ो। चल, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। हमने आपको डेल जी के बारे में कुछ कुछ कहानियां सुनाई है, हमने आपको डेल जी के बारे में कुछ कुछ कहानियां सुनाई है, ठीक है। देखो क्या होता है, डेल जी का वैल्यू क्या होता है, डेल जी, हमने आपको क्या सिखाया था कि डेल जी का वैल्यू क्या होता है, हम लोग का होता है, क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बताए थे। बिल्कुल भी कुछ खास बातें नहीं जाननी है, जितनी जाननी है उतनी ही बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़े थे, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के भी हम लोग पढ़े थे। हम लोग को इस चैप्टर में इस वाले फॉर्मूला का काम है, ठीक है। आओ ध्यान से समझते हैं। देखो ये चीज क्लास 11 का है, लेकिन हम लोगों को इस क्लास में तो चीजें पढ़नी है ना, अगर आया है तो। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि ओहो 11 का था तो नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। जो भी चीज जरूरी है जानने का हम आपको बताते चलते हैं, आप सुनते चलिएगा। हाँ, मानना आपका काम है कि हाँ सर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हाँ अब 11 वाला टॉपिक पढ़ाइए। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप तो कहे थे कि हम 11 का सारा चीज पढ़ाएंगे। अरे बउआ, तो हम थोड़े ना हटा रहे हैं, 11 का चीजवा तो बता ही रहे हैं, लेकिन जितना जरूरी होगा उतना ही बताएंगे ना, है कि नहीं। चलो, तो ये डेल एच है, ठीक है। डेल एच का मतलब क्या होता है,
सिंपल देखो हिंदी में लिख रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज जाए कि हीट रिलीज्ड है ना। इसको तुम कहीं कहीं लिखा हुआ देखोगे, क्या लिखोगे? इंथैल्पी वाला टर्म लिखोगे, ठीक है। डेल एच क्या है ये तुमको हम बेटर वे में लिख देते हैं पहले, इंथैल्पी एक्सचेंज, इंथैल्पी चेंज। देखो एच का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी, और यहां पे डेल लगा हुआ है, इसका मतलब चेंज। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को। तो चेंज इन इंथैल्पी या फिर इंथैल्पी चेंज, और तुम शॉर्ट में क्या याद रख सकते हो? कितना हीट चेंज्ड, ठीक है, या फिर हीट रिलीज्ड या फिर एडजॉर्ब्ड, है ना। तो क्या चीज हुआ है यहां पे, तो बस यही लिख देते हैं। 75 नाम क्यों लिखना, समझ जाना। अब यहां पे ये डेल एस है, डेल एस का मतलब चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है। अब इंट्रोपी आता है, इंट्रोपी तो एक इंट्रोपी वर्ड है। तुम इंथैल्पी का मतलब हीट से समझ सकते हो, कोई भी रिएक्शन हुआ तो कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, कोई भी रिएक्शन हुआ तो कितना हीट एनर्जी गेन किया, ठीक है। चलो तो ये चेंज इन इंट्रोपी है। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। देखो यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है? अब डिग्री ऑफ इंट्रोपी क्या होता है? सर इंट्रोपी क्या होता है? परेशान थे आप लोग, है ना। आओ देखते हैं इंट्रोपी क्या होता है। तो देखो सिंपल वर्ड में जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, कौन कितना लुचुर लुचुर करता है। मेरी बात सुने, कौन कितना लुचुर लुचुर करता है। तो मानो कोई छोटा बच्चा है, घर में आता है ना, फुआ का बेटा, दीदी का बेटा, है ना, मौसी का बेटा, छोटा सा खिलाता है, हमको बहुत इरिटेटिंग लगता है। मतलब शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता है, उसको सब चीज जानना है कि फोन में क्या है, आईपैड है तो उसको क्या है, पेंसिल है तो उसको, मतलब पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसको ले लेना है ना। तो भाई ये छोटा सा बच्चा होता है। अब मान लो कोई बड़ा बच्चा है ना, कोई बड़ा बच्चा है घर में, ये कोई बड़ा बच्चा है, ये क्या होगा? ये शांत होगा। ये क्या होगा बच्चों? ये शांत होगा। लेकिन ये क्या होगा? ये लुचुर लुचुर करते रहेगा। तो हम क्या इसको कहें? ये अशांत आत्मा है। ये क्या है? अशांत आत्मा, अशांत है, ठीक है। तो इंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस कहने का मतलब कौन कितना लुचुर लुचुर करता है ना। बस यही समझा सकते हैं हम आपको। तो बताओ किसका इंट्रोपी ज्यादा होगा? किसका इंट्रोपी ज्यादा होगा? इंट्रोपी बच्चों किसका ज्यादा होगा? ए का या किसका ज्यादा होगा? बी का। इंट्रोपी ज्यादा ए का होगा या बी का होगा? जल्दी बताओ, इंट्रोपी ज्यादा ए का होगा या बी का होगा? जल्दी बताइए, इंट्रोपी ज्यादा ए का होगा या बी का होगा? ए का होगा, है ना। अब बताओ, यही चीज तुमको समझना है, तुमसे इंट्रोपी का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, तो इसके लिए इंट्रोपी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं ना। अगर तुमसे पूछे सेम, अगर यही क्वेश्चन पूछे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसका इंट्रोपी ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, किसका इंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा? ए बी सी। तो पार्टिकल्स के सेंस में सोचना कि किसका पार्टिकल शांत बैठा रहता है, किसका पार्टिकल लुचुर लुचुर करता है। जल्दी बताओ। है ना, किसका इंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा? तो गैस का इंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा, है ना। गैस का इंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। गैस का इंट्रोपी क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बच्चों? चलो एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, गैस का हो जाएगा। ओके चलो चुप हो जाओ, यही जानना था, है ना। तो इंट्रोपी के बारे में तुमको यही जानना है कि कौन कितना लुचुर लुचुर करता है, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो, ये बात खुद से, है ना, तुम ये बात खुद से जान सकते हो।
चलो अब इसी के लिए परेशान रहता है सब, सर इंट्रोपी है ना। तो यहां जरूरत है तो देख रहे हो, एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ना। हम चैप्टर 2 में किसी को याद हो तो हम बोले थे कि आगे समझाएंगे, लेकिन वहां भी बहुत बच्चे थे जो कि नहीं सर आज ही, सर कल तो जीवन दुनिया खत्म हो जाएगा सर, है ना। तो ऐसी बात, तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें एंट्रोपी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लिक्विड सॉरी गैस का, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद लिक्विड का, ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का ऑर्डर, एंट्रोपी ऑर्डर। हाँ जी क्लियर है बात, क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो अब हमको एक बात बताओ, हमने क्या सिखाया था तुमको, हमने क्या सिखाया था तुमको, डेल जी का वैल्यू जितना निगेटिव होगा, डेल जी का वैल्यू निगेटिव होना है। अब ये इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में दो टर्म से मिलके बना है, ये इक्वेशन दो टर्म से मिलके बना है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना, मिलके बना है ना। तो बताओ दो टर्म है, एक ये टर्म है पहला टर्म, ये अभी समझा रहे हैं, और ये हमको नहीं समझाना है, तुमको हम बता दें इस बात को, हम इस चीज को बहुत आसानी से स्किप कर सकते हैं, पता है, यही बात बता करके निकल जाएंगे और तुमको पता नहीं चलेगा कि हम क्या गायब कर दिए हैं। लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं समझाने का, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए, समझे, तो इसीलिए हम रिस्क ले रहे हैं तुमको समझाने का। नहीं तो हमको क्या जरूरत है, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे यूं गायब हो जाता है चीजें, ठीक है। तो हम समझा रहे हैं तो इसका मतलब यह है बच्चा कि तुम्हारे सीखने के लिए समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम समझा रहे तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना। तो प्लीज मतलब समझो, है ना समझो। चलो तो ये दो टर्म है, ठीक है। हम लोगों को हमने क्या सिखाया था आपको कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, जो अपने आप हो जाए रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, है ना। तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, तभी होगा ना। और डेल जी किससे मिलके बना है, तो टर्म 1 और टर्म 2 से। और ये डेल जी, ध्यान से प्लीज फोकस करना बच्चों, बहुत इजी सा चीज है, ध्यान से। और डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 कब आएगा, जल्दी बताओ कब आएगा, जब, कब आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, जब 1 लेस देन 2 होगा, है ना, ठीक है। तो 1 लेस देन 2 हो, कि मान लेते हैं 1 पॉजिटिव है, तो या तो क्या हो जाए, या तो हो जाए जो 1 है बच्चों और 2 है, तो या तो 1 निगेटिव हो जाए और 2 भी निगेटिव हो जाए। 2 क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव होगा तो दिक्कत होगा, 2 पॉजिटिव। यही एक सीन है ना जिसमें कि हमेशा डेल जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब इस बात को पचाओ अपने दिमाग में जल्दी से। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, हमको चाहिए डेल जी का वैल्यू निगेटिव, निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो ये कब होगा, जब 1 वाला जो टर्म है ये भी निगेटिव हो जाए और 2 वाला टर्म पॉजिटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसके बाहर निगेटिव लगा है, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस प्लस 5। तो ये प्लस होगा तभी ना माइनस से मल्टीप्लाई होकर के 2 माइनस 5 बनेगा, है ना। हाँ जी, तो 3 केस लेते हैं, 3 केस ले रहे हैं, ध्यान देना, 3 केस ले रहे हैं। पहला 1 का वैल्यू ले रहे हैं 2, सॉरी 1 का वैल्यू ले रहे हैं 10 और बी का वैल्यू ले रहे हैं बी का वैल्यू ले रहे हैं -15। बताओ क्या इस केस में डेल जी का वैल्यू निगेटिव आ पाएगा, बताओ डेल जी का वैल्यू
निगेटिव आ पाएगा? यस और नो, जल्दी बताओ। 2 कौन है? ये जो व्हाइट से घेरे हुए हैं टर्म, है ना। 1 कौन है? ये वाला टर्म। जल्दी बताओ, क्या वैल्यू निगेटिव आ पाएगा? जल्दी बताओ, क्या डेल जी का वैल्यू निगेटिव आ पाएगा? नहीं आएगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मान लो हम 1 का वैल्यू -10 ले और 2 का वैल्यू -15 ले तो बताओ डेल जी का वैल्यू निगेटिव आ पाएगा क्या? डेल जी का वैल्यू निगेटिव आ पाएगा क्या? कौन यस लिख रहा है? मार दू थप्पड़ पर, है ना। इतना बच्चा नो लिख रहा है, कम से कम तब तो देखो कि कुछ गड़बड़ है ना। तो क्या होगा? बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। जो यस कह रहा है बता, जोर घटाव नहीं आ रहा है ना। नहीं आएगा ना बउआ। देखो 1 का वैल्यू -10 और माइनस साइन के साथ -15, है ना। तो ये चीज तो क्या होगा? -10 + 15 तो +5। तो कहां निगेटिव आया? नहीं होगा ना, तुम देख रहे हो, है ना। तो ये चीज है। तो अलग अलग सी, इसको रिपीट करें, नहीं होगा रिपीट बउआ, है ना। देखो, तो अलग अलग केस बनता है ना। ये सर -5 आ रहा है। अरे कहां -5 आ रहा है? जो सेकेंड टर्म है ना, देखो यहां पे व्हाइट वाला ब्रैकेट के अंदर है ना। देखो कम से कम ठीक से, ध्यान से सुनो, तो नहीं आएगा। तो अलग अलग सीन बनता है। यहां पे टी मतलब क्या है बच्चों? टी मतलब है टेम्परेचर। टी मतलब क्या है बच्चों? टेम्परेचर। टी मतलब क्या है? टेम्परेचर। टी मतलब क्या है? टेम्परेचर। टी मतलब क्या है? टेम्परेचर। तो बताओ, टेम्परेचर कभी निगेटिव सुने हो? टेम्परेचर निगेटिव तुम देखते हो कहीं पे? जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या रहता है? पॉजिटिव में ही कुछ रहता है। 200 केल्विन, 300 केल्विन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रहता है ना। तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा। तो बाकी फैक्टर किस पे बात आता है? ये इंट्रोपी पे, है ना। तो यही सब टर्म्स है जिस पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पे, ये तो एग्जाम्पल था, इसको मिटा देते हैं। ये एग्जाम्पल था, इसको हम मिटा देते हैं। सिंपल सिंपल सा बात लिखते हैं कि द रिएक्शन विल बी, द रिएक्शन या फिर ये इक्वेशन है ना, द इक्वेशन विल बी निगेटिव ऑलवेज। हमेशा निगेटिव हो। हमेशा कब निगेटिव होगा? निगेटिव ऑलवेज व्हेन कब होगा बच्चों? जब हम लोगों का डेल एच <0 हो जाए एंड डेल एस <0 हो जाए। अच्छा, हम यहां पे डेल एस को <0 कहे हैं, तो टी तो बच्चा पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो साइन तो चेंज नहीं होने वाला। तो ये टर्म क्या हो गया? ये टर्म पॉजिटिव। हमको तभी तो चाहिए ना ये टर्म निगेटिव हो जाए, ये टर्म पॉजिटिव हो जाए, ताकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल निगेटिव हो जाए। तो निगेटिव निगेटिव टोटल निगेटिव। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग को याद रखना कि जब इंट्रोपी इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये क्या है? चेंज इन इंट्रोपी है। जब हम लोग का चेंज इन इंट्रोपी इंक्रीज होगा तो क्या होता है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के तरफ जाता है, कि रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बात तुमको थोड़ा सा जानना जरूरी है और डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। अब देखो, ये तुमको कुछ ना कुछ
डायग्राम देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी जो जो बुक लिया होगा उसको ये सब डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना, कोई भी डायग्राम दिखे तो सबसे पहले क्या करना, देखना कि किसके किसके बीच में डायग्राम है। तो बताओ किसके किसके बीच में डायग्राम है बच्चों। ये डेल जी नॉट पर किलो जूल पर मोल और टेम्परेचर किसके बीच में डायग्राम है बच्चों, डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में, डेल जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम है। तुमको ग्राफ से डर लगता है ना, आओ कुछ कुछ ग्राफ की बातें बताते हैं तुमको, कुछ कुछ ग्राफ की बातें बताते हैं। देखो सिंपल सा देखना, y इज इक्वल टू mx, इसका ग्राफ बनाना सबसे आसान है, इसका ग्राफ बनाना सबसे आसान है। क्या करो, एक y एक्सिस वाला ले लो और ओरिजिन से लाइन खींच दो। ये लाइन क्या है, यही लाइन का ये स्लोप है। स्लोप मतलब कितना एंगल है, ये tan 60, tan ऑफ कितना एंगल है, तो यही स्लोप कहलाता है। आसान भाषा में पूरा मैथ नहीं बता रहे, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं कि तुमको कभी पहचानने में दिक्कत ना हो। अब किसी ग्राफ में देखोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा रहता है, इसका मतलब क्या कि ये हम लोग का ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ बनता है ऐसा ऊपर की तरफ। क्या होता है, ऊपर की तरफ बनता है। अगर सेम यही चीज क्या हो जाए, हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सेम है। तुम बस एक बात नोट करना कि यहां जिसके जिसके बीच में भी ग्राफ हो तो y एक्सिस पे ये वाला टर्म होना चाहिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x है। जैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू KHX लिखते हैं ना, तो कंपेयर करो, ये कहां रहता है उसमें, y एक्सिस पे y है, mx में क्या है, KH इंटू x, ये x मोल फ्रैक्शन था वहां पे। ठीक है, तो वहां भी हम लोग ग्राफ कैसा बनाए थे, तुमको अगर याद हो हेनरी लॉ में ये ग्राफ ऐसा ही बना था। यहां पे मोल फ्रैक्शन था, यहां पे प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चीज तुम कर सकते हो। इसका ग्राफ तुम देखे होगे वहां पे फ्रेंडलिच आइसोथर्म में, तो लॉग क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू लॉग क्या था, एक सेकंड रुक जाओ, बोलो। तो क्या है यहां पे, x बाई एम, माइक कौन है ना, हेलो 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 हेलो, चलो ठीक है। अब देखो x बाई एम था, है ना, क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी पे पावर 1 बाई एन, तो लॉग लिए थे तो क्या था, लॉग k प्लस 1 बाई एन इंटू लॉग p। तो किस पे ग्राफ था, उसमें हम लोगों का ग्राफ था बच्चों किसके ऊपर, तो देखो y एक्सिस पे ये रहा था, y एक्सिस पे क्या था, log x बाई एम, ये y एक्सिस पे था। तो कंपेयर किए तो y इज इक्वल टू, और x एक्सिस पे क्या था, log p, तब x हुआ और इसका साथ जो लगा होता है स्लोप कहलाता है, और ये इंटरसेप्ट c कहलाता है। तब यहां से ऐसे ग्राफ गया था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चीजें हैं, और भी हम लोग आएगा जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। तो ये क्यों बताएं, अपने मन से सर जी कुछ बता देते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है, यहां पे जरूरी है। तो ये ग्राफ देखो, हम नहीं चाहते, देखो हम नहीं चाहते तुमको कोई भी बुक में चीज दिखे तो तुमको ऐसा ना लगे, डर लगे। तो ये ग्राफ देखो, किसका ग्राफ है, डेल जी और टेम्परेचर। ठीक है, डेल जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। तो ये क्या है, देखो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, सब वैल्यू क्या है, निगेटिव, डेल जी का वैल्यू निगेटिव। इसका मतलब क्या, देखो यहां पे
जो भी लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है। डेल जी का वैल्यू निगेटिव मतलब कि ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चलो तुम यहां पे देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या कि डेल जी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। डेल जी का वैल्यू, डेल जी निगेटिव है, उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या कि रिएक्शन अच्छे से हो रहा है अपने आप, और ज्यादा अच्छी बात है। एक ग्राफ देखोगे ये वाला, कार्बन प्लस O2 CO, तो ये ग्राफ देखो नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या कि शुरू में डेल जी का वैल्यू ज्यादा निगेटिव था, अब कम निगेटिव होते जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बात है। तो ये सब ग्राफ देख के हम लोग ये सब बात समझते हैं। आओ, ये इसको कहते हैं हम लोग इलिंगम डायग्राम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलिंगम डायग्राम। क्या कहते हैं? इलिंगम डायग्राम हम लोग कहते हैं। इस डायग्राम में क्या समझना है? आओ कुछ कुछ बातें लिखते हैं। तुमको इस डायग्राम में यही सब बात समझना है। तो आओ समझते हैं। तुमको ये फिगर नहीं बनाना है, तुमको ये फिगर नहीं बनाना है, लेकिन जो जो बात हम लिखे वो बात तुम्हारे ध्यान में रहनी चाहिए। कौन कौन सा बात लिखेंगे सर? अभी लिखेंगे, है ना। चलो देखो क्या बात है। सबसे पहली बात क्या? अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, इलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, कि जो भी यहां पे आओ, यहां पे देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार, पढ़ो क्या लिखा है। तो यहां लिखा है Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो Mg क्या है? मेटल है, और ये क्या है? ऑक्साइड है। ये क्या है? ऑक्साइड है। ये क्या है? मेटल है। सेम ऊपर भी दिखेगा कि ये मेटल दिखेगा और ये उसका ऑक्साइड दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही तुमको सब जगह दिखेगा कि कोई रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे कि एलिमेंट प्लेस्ड बिलो अदर एलिमेंट ऑक्साइड, एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो द oxides of the elements, ध्यान से पढ़ना, एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो अदर मेटल ऑक्साइड, एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो द ऑक्साइड ऑफ द अदर एलिमेंट्स, ऑक्साइड ऑफ द अदर एलिमेंट्स अगर होते नीचे प्लेस्ड, दे कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो एलिमेंट्स placed below the oxide of other elements can be, क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? can be reduced can reduce those ऑक्साइड्स। ठीक है, कैन रिड्यूस दोज ऑक्साइड्स। कहने का मतलब क्या है? आओ यहां देखो, ये लाइन एक बार पढ़ लो सारे बच्चे, ये लाइन एक बार पढ़ो कि जो जो एलिमेंट प्लेस्ड बिलो है दूसरे मेटल के ऑक्साइड से या फिर एलिमेंट के ऑक्साइड से, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं इसके मेटल में। आओ देखो यहां पे, जैसे कि यहां कौन है? Al2O3 है। बेसिकली यहां पे गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्या है बच्चों? Al2O3 है। क्या है बच्चों? Al2O3 है। तो ये जो Al2O3 है, इसको, इसके नीचे कौन प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। इसके नीचे कौन प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मतलब Al2O3 है ना, इसको रिड्यूस कर सकता है मैग्नीशियम। एलिंगम डायग्राम का मतलब समझ में आया? इस डायग्राम से हम लोग को क्या पता चलता है? इस डायग्राम से हम लोग को यह पता चलता है कि लोअर, ध्यान देना बच्चों, मेरे शब्दों पे ध्यान देना,
लोअर जो भी मेटल है, जो भी एलिमेंट है, वो ऊपर में जो भी ऑक्साइड दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, FeO, ये सबको क्या कर सकता है, नीचे जो भी है वो उसको रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि नीचे में जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था ना, कि कौन किसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर सकता है, इसका रिलेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। अगर तुम कंपटीशन का पढ़ते तो इतना सुंदर चीज है ये, मतलब क्या मजा आ जाता। लेकिन तुमको क्या जानना है, तुमको जानना है बस इतनी सी बात कि जो नीचे है ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, जो नीचे है ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, चलो यहां तक बातें सारे को क्लियर है, यहां तक बातें सारे को क्लियर है। अगर क्लियर है तो जल्दी बता दो, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर क्लियर है तो जल्दी बता दो, आगे बढ़ा जाए बच्चों। अगर क्लियर है तो जल्दी बता दो, आगे बढ़ा जाए। इसका जरूरत पड़ेगा, है ना, इसका जरूरत पड़ेगा बच्चों, इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, अभी तुरंत जरूरत पड़ेगा। क्लियर है, चलो चलो। तो तुम्हारे में अंग्रेजी समझ में कम आएगा, इसको अंग्रेजी समझना हम हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में क्या लिख देते हैं, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है क्या हम लोग के लिए, कि जो भी नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। यही बात हिंदी में लिखे हैं। क्यों लिखे हिंदी में, क्योंकि तुमको इस बात को याद रहे। तो एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो द ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट कैन रिड्यूस दोज ऑक्साइड। तो जो नीचे वाले एलिमेंट है अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, क्यों पढ़ा रहे ये बात, क्योंकि अभी आपको अभी हम लोग पढ़ेंगे आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो वहां पे ये चीज हम लोगों को जरूरी होगा। तो ये लाइन जरूरी था, हम बहुत टाइम दे दिए इस पे, हमको इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, बट फिर भी ये सीखना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सीखना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो एलिंगम डायग्राम में आओ। अब तुम देखोगे, तुम इसको देखो यहां पे तुम क्या देखोगे, कि यहां तक, इस टेम्परेचर नंबर ए तक मान लेते हैं कुछ है 1200 समथिंग, 1200 डिग्री के आसपास। 1200 डिग्री से नीचे क्या कर सकता है, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन आप ए पॉइंट के बाद क्या देख रहे हो कि इसका ग्राफ ऊपर चला जाता है और इसका ग्राफ नीचे आ जाता है। नोट किए इस बात को कि सर तो बोले क्या कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, लेकिन ए पॉइंट के बाद यही ग्राफ ऊपर चला आता है, ये ग्राफ नीचे चला आता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब चीजें पलट गई। तो मैग्नीशियम Al2O3 को कब तक रिड्यूस कर सकता है, जब तक टेम्परेचर इतना ना पहुंच जाए। इस टेम्परेचर के बाद अल्युमिनियम MgO को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों, MgO का ग्राफ है ये, और ये ग्राफ किसका है, अल्युमिनियम वाला का ग्राफ है। तो अब अल्युमिनियम नीचे है, तो अल्युमिनियम MgO को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब तुम चाहो, अब देखो, अब ये पॉइंट बताए ना, तो इसके लिए कॉपी में तो ये दोनों ग्राफ बताना पड़ेगा
कि जहां भी इंटरसेक्शन आए, जहां भी इंटरसेक्शन आए तो इस बात को ध्यान रखना। तो बात गलत नहीं है, इसीलिए एक लाइन बस लिखवाए हैं कि वही लाइन हर जगह लागू होगा। तो देखो, इसके पहले ये ऊपर था तो नीचे वाला रिड्यूस कर पाएगा। और ध्यान देना, मेटल है ना, अब ये ऊपर है तो ये वाला चीज। अब ये लिखवाने की बात है क्या? नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमने एक जनरल लाइन लिखवा दिया, ये लाइन लागू हो रही है। चलिए दूसरी बात, हम तुमको बस पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कौन कौन बात इंपॉर्टेंट है। तुम देख रहे होगे कि यहां ऐसे चल रहा है और अचानक से चेंज आ गया स्लोप में, मतलब चल रहा है ऐसे, तुरंत ऐसे हो गया। तो ये क्यों होता है? ये होता है उसका स्टेट चेंज कर जाता है, फेज चेंज। ये हुआ क्यों? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहले ऐसे चल रहा था ऐसे हो गया? अरे भाई यहां देखो, शुरू में इतना एनर्जी चल रहा था, अब अचानक से एनर्जी निकलना ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब तो ये है ना, तो फेज चेंज हो जाता है। तो कोई सॉलिड रहता है तो उससे लिक्विड हो जाता है, अगर लिक्विड है तो गैस हो जाता है। सर इससे क्या पता चला सर? तो वो जो फॉर्मूला था ना, डेल जी इज इक्वल टू, देखो शॉर्ट में बता रहे हैं, ये पॉइंट उतना जरूरी नहीं है। तो ये डेल एस इंक्रीज कर जाता है, सॉलिड से लिक्विड में गया तो इंट्रोपी बढ़ गया अचानक से बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? और निगेटिव में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो और निगेटिव कर दिया, ठीक है, तो ऐसा चीज हो जाता है। तो ऐसे ही तुमको सब चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बात था हम तुमको बता दिए। कोई पूछेगा ए पॉइंट पे सर हमको इसी पॉइंट पे जानना है ना हमको इसके पहले ना इसको बाद, तो वहां पे वो इक्विलिब्रियम में है। क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम में है, दोनों एक साथ। चलिए, तो ये बात है एलिंगम के बारे में, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको कॉपी में लिखना है। जैसे है हम आपको फील करा दिए, अगर आपको बहुत मन है अच्छे से करने का चीजों को, तो आप हो सके तो 2-3 डायग्राम बना लेना, यही वाला चीज बना लेना, यही वाला चीज बना लेना, बस इतना सा नोट करके सारी बातें लिख लेना, बस ये वाला बना करके नोट करके बातें लिख लेना, नहीं है तो जरूरी नहीं है। चलिए, अब एलिंगम डायग्राम जो भी चीजें हैं कि ये आपको ये बताता है ना, ये आपको ये बताता है कि कौन किसको है कि नहीं, ठीक है, ये बताया कि कौन रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो लिमिटेशन लिख लो, लिमिटेशन की एलिंगम डायग्राम का क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, एलिंगम में डबल एल है क्या? कहां लिखा है? अकॉर्डिंग टू एलिंगम, यहां भी डबल एल लिखे हैं, चेक करें दो, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, कि एलिंगम डायग्राम का क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब कि कहां कहां फेल हो जाता है। तो इट ओनली, ये स्पीड के बारे में नहीं बताया कि कितना तेज होगा, ये सिर्फ बता सकता है क्या कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दिस डायग्राम कैन ओनली टेल about the feasibility of the reaction अब feasibility एक वर्ड है। अब कोई बच्चा ना, मानो इस वर्ड का हम हिंदी नहीं बताएं तो कोई बच्चा परेशान हो जाएगा, हमको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, जबकि बात उसको अंग्रेजी का दिक्कत हुआ कि फिजिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है, तो खुद से गूगल कर सकते हो बच्चा, है ना। तो only tell about the feasibility, this diagram can only tell about the feasibility of the reaction, मतलब कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बट यही सी बात बता सकता है। it does not tell about the kinetics of the reaction, रिएक्शन की रिएक्शन कितने टाइम में होगा, कितने स्पीड से होगा, वो ये बात नहीं बताता है ना, वो आपको ये बात नहीं बताता है। हाउ फास्ट कुड बी रिएक्शन, ये आपको ये बात नहीं बताता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इस ग्राफ को बनाने में, इस इक्वेशन को बनाने में, इट इज
देखो ये उतना समझ में नहीं आएगा। इट इज प्री assumed that reaction is in equilibrium. Reaction is in equilibrium. But it is not always the case. मतलब कि रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे ये चीज जरूरी नहीं है। बट ये जो ग्राफ ये सब बनाया हुआ है किस चीज पे बनाया हुआ है कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो ये सब बेसिस पे ये सब चीज बनाया हुआ है, आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है। ये सब चीज बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो अब आता है, तो यहां तक सारी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक सारी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी बताओ, यस और नो करके जल्दी बताओ। सारी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? एक टॉपिक पढ़े बस, एलिंगम डायग्राम। हाँ, उसके साथ साथ 2-3 चीजें भी पढ़े एक्स्ट्रा, बट हाँ मेन यही टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। यहां तक बातें सबको क्लियर है? यहां तक बातें सबको क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? चलो, एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं ना, वो ग्राफ बनाना है। हम बोला ना बच्चा, आप चाहो तो 1-2 का बना लो, लेकिन बाद में सबका बनाना जरूरी नहीं है। हमने क्या बोला बच्चा, है ना? आप नहीं सुने क्या? देखो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। अगर आपको मन हो तो ये दोनों लाइन का बना लो और बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही करना, यहाँ पे डेल जी और टेम्परेचर लिखना। ठीक है, चलो अभी और पढ़ना है ना, अभी और पढ़ना है। चलिए, क्लियर? हाँ जी, थर्मोडायनामिक्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या है? थर्मोडायनामिक्स ऑफ द प्रिंसिपल में क्या है कि यहां पे एक लाइन लिख देते हैं। मेन यही बात है, जो बात है ना, जो लिंगम डायग्राम का बात है वही थर्मोडायनामिक्स का भी बात है। तो मेन यही बात है बच्चा कि विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने वाली बात नहीं है। थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, कि मेटलर्जी में तुमको क्या होता है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है मेटलर्जी में। अभी तक जो भी देखे हो, कोई और हटता है किसी और से तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज तुमको पता चलना चाहिए, है ना? तो कोई भी, तो यहां पे क्या लिखे, हम लिखे ना कहीं पे स्पॉन्टेनियस वाला, तो यही चीज आपका थर्मोडायनेमिक्स वाले में बात करता है कि whenever del G is less than 0, the reaction will be always spontaneous. The reaction will be always spontaneous. और इसके साथ तुमको और सब टर्म भी हम सिखाए हैं कि डेल जी जब ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना? तो ये सब चीज होता है बच्चों, ये सब चीज को याद रखना है। ठीक है, चलो आओ, चलो अब देखो, अब इसका हम लोग को एप्लीकेशन देखना है। अब हम लोग को क्या क्या करना है बच्चों, इसका एप्लीकेशन देखना है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास कम टाइम पे छुट्टी मिल रहा है आप लोगों को, इसका ये मतलब नहीं कि टाइम वेस्ट कीजिएगा, जाके पढ़िएगा। देखो हम लोग को पढ़ना है ये सब चीज के बारे में, है ना? आओ एक और चीज पढ़ा देते हैं, छुट्टी नहीं करते, एक और चीज पढ़ाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया याद आया, चलो तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। आओ तुमको हम छोटा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं, जो कि जरूरी है यहाँ के लिए। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, 10 मिनट लगेगा। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, 10 मिनट लगेगा, सीख लो। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिटेल में पी ब्लॉक में सीखेंगे, लेकिन यहां भी अगर तुमको थोड़ा सा अगर पता रहे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, तो तुम चीजों को रटने में उतना मतलब समझ करके याद कर लेते हो, रटना नहीं पड़ता है तुमको। आओ ध्यान रखो। तो देखो मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो क्या कंपाउंड है बच्चों, H2O, ये कंपाउंड है। तो ध्यान रखना है कि जो भी अल्कली मेटल्स है, जैसे कि कौन कौन अल्कली मेटल्स है,
तो ली ना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इन सबका +1 दिखेगा, इन सबका +2 दिखेगा, हमेशा कोई दूसरा चीज नहीं दिखेगा। तो आप इस दोनों के लिए कंफर्म रह सकते हो कि आपके सिलेबस में जो भी कंपाउंड्स दिखेंगे उसमें इनके क्या रहते हैं, ऑक्सीजन स्टेट +1 और +2 रहते हैं। क्लियर क्लियर। अब देखो यहां पे कहीं पे तुमको लिखेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, लेकिन जनरली तुमको किस में दिखेगा, ये -2 में दिखेगा। जनरली तुमको किस में दिखेगा, -2 में। आपको हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में दिखेगा, तो आपको -1 में दिखेगा। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, लेकिन जनरली जो भी कंपाउंड्स ये सब चैप्टर में पढ़ोगे वो किस में होता है, -1। ध्यान देना ये सब जनरल वैल्यू है, जनरली ये ऑक्सीजन का भी जनरली है। ठीक है, हाइड्रोजन ये मुंह दुस्सा होता है बुआ, +1 -1 दोनों में दिखता है। ठीक है, मुंह दुस्सा जानते हो ना, जो दोनों टीम की तरफ से खेलता है उसको दोनों तरफ बैटिंग मिलता है ना। चलो तो अब कुछ हम लोग काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आओ, जैसे मान लो लिखा हुआ है CO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, हमने क्या सिखाया तुमको, जिसका निकालना है, मान लो कार्बन का निकालना है, तुमको क्या करना है, कार्बन का निकालना है। तो देखो ध्यान से सुनना, जिसका निकालना है उसको मान लो X, अगर एलिमेंट चेंज हो तो प्लस का साइन, प्लस दे दो। अब इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है कितना, -2, कितना है टोटल, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। और इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज है नहीं ना, इसके माथा पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं ना, 0 है, तो = 0 कर देना है। अगर इसके माथा पे निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव के बराबर, अगर इसके माथा पे पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव के बराबर। ठीक है, चलो तो जल्दी बताओ कि कार्बन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो x - 4 = 0, x = +4। ठीक है, आओ यहां पे, चलो CO है, CO में बताओ C का, जल्दी बताओ। देखो -4 नहीं, गड़बड़ कर दिए है ना, तो -4 नहीं, चलो जल्दी बताओ CO बताओ, CO बताओ। CO में C का कितना होगा, CO में C का कितना होगा, अरे सलीम बाबू -4 नहीं ना होगा बुआ, ऑक्सीजन का बहुत सारा स्टेट होता है, तुमको जो मिलेगा अभी -2 वाला ही मिलेगा, इसीलिए हम जनरली लिखवाए हैं, डिटेल में P ब्लॉक में पढ़ेंगे। 2 होगा ना, चलो हमको बताओ Fe2O3 में आयरन का कितना होगा, Fe2O3 में आयरन का कितना होगा, तो C का कितना है, X मान लिए, नहीं पता है, और एक ही कार्बन है इसीलिए एक X, 2 कार्बन रहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, बट एक ही कार्बन है, तो x - 2 = 0, x = क्या, +2। आओ पहले Fe2O3 का निकालो जल्दी से, हमको किसमें, Fe का निकालना है, किसका निकालना है, Fe का, है ना। तो Fe का मान लिए कितना बच्चों, x, और कितना मल्टीप्लाइड है, 2 Fe है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एलिमेंट चेंज करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, -2,
इंटू 3 और इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x का वैल्यू -6 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 6/2 दैट इज 3। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ दूसरा, Fe3O4। Fe3O4 में आयरन का बताओ जल्दी से, Fe3O4 में आयरन का बताओ जल्दी से। उसके बाद FeO में आयरन का बता दो। और कुछ है क्या? CO2 तो हो गया, FeO2 Fe2O3 है ना, Fe हो गया है ना, चलो FeO हो गया। चलो इसमें पोल कैसे करा सकते हैं बुआ, है ना, पोल नहीं करा सकते ना इसमें, तो क्या है बताओ जल्दी से। इसमें हो जाएगा Fe3 है ना, तो Fe का मान लिए x है ना, तो 3 इंटू x। अब एलिमेंट चेंज हुआ, ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों -2, तो -2 इंटू कितना ऑक्सीजन है 4, कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, तो 0। तो कितना हो गया 3x, 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8/3। है ना, ठीक है। Fe क्या होता है बच्चों, Fe x मान लिए, O -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, चलो तो ये चीज हम लोगों का होता है। और कोई एग्जाम्पल तो हमको दिख नहीं रहा है वैसे, है ना, और कोई एग्जाम्पल हमको नहीं दिख रहा है, अगर एग्जाम्पल दिखे तो हम बता देते हैं, है ना। चलिए, तो इतनी सारी बातें हम लोग की होती है। ठीक है, चलो इतनी सारी बातें हम लोग की होती है, तो ये चीज हम लोग को यूज आएगा समझ करके याद करने में, तो इसीलिए ये चीज को जानना जरूरी है। चलो, कुछ बच्चा हमको ऐसे भी कहता है ना, कुछ बच्चा हमको कहता है सर आप ना 1 घंटा पढ़ाइए, है ना, 1 घंटा पढ़ाइए, उसमें ना ज्यादा समझ में आता है। तुम्हारा सिलेबस है केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कोई चीज छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जितना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को टाइम पे खत्म करने के लिए हमको 1.5 घंटा का क्लास मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए और अच्छा होता ना कि हम 1 घंटा पढ़ा के चले जाएं खुशी खुशी, 45 मिनट पढ़ा के चले जाए खुशी खुशी, है ना। तो जरूरत है आपको, है ना, पढ़ना, तो इसीलिए आपको 1.5 घंटा पढ़ाया जाता है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि 1.5 घंटा तक अपना फोकस मेंटेन नहीं रख पा रहे हो कि हाँ हमको कोई सब्जेक्ट 1.5 घंटा पढ़ना है, तो बच्चा लास्ट में ना, जैसे आपको लगता है ना कि अभी मुश्किल है, अभी मुश्किल है, विश्वास मानो लास्ट में अगर तुम्हारे पास कम चीजें नहीं होंगी ना, तो लास्ट में तुमको एक एक लेक्चर तुमको पिन की तरह चुभेगा। हम बार बार देखो, अभी भी सारे बच्चे को चेता रहे हैं, जितना अभी तुम रिलैक्स्ड हो ना, लास्ट में उतना परेशान रहोगे। जितना मेहनत करना है अभी करो, लास्ट में रिवीजन करना होता है, लास्ट में क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, लास्ट में छोटा छोटा चीज तुमको करना पड़ता है। तुमको लग रहा है कि एग्जाम बहुत दिन बाद है, हर दिन एक दिन कट रहा है बच्चा, तो लास्ट के लिए चीजें बचा के रखो, लास्ट में कर लेंगे, अभी कर लेते हैं, लास्ट में भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमेशा तुमको सिखाते हैं आज पढ़ाई कल आराम, है ना, आज नगद कल उधार, ये चीज। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप इस पे टॉपिक नहीं लिखे, कौन सा टॉपिक है? अरे बुआ क्या टॉपिक लिखेगा इस पे, बताओ ना, तुम ही बता दो कोई टॉपिक, है ना। तो कोई चीज समझाने के लिए हमको ये यूज करना पड़ा, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चा। अब यहां पे हम क्या टॉपिक दे, तुम खुद बताओ, है ना। तो यहां पे हम जा सकता कर सकते हैं ग्राफ्स करके लिख देंगे, तो बताओ इससे तुमको कुछ फायदा हुआ, कुछ घाटा हुआ? नहीं ना। तो
जितना तुम जो सोचते हो ना, मतलब ऐसा चीज, वो चीज तुम्हारे फायदा का नहीं है ना। तो प्लीज इस सब बात को समझा करो, और जैसे नोट में रहा कहे वैसे लिखा करो, बहुत जरूरी है ना। लिंगम डायग्राम आज का डीपीपी देख लेना, पता नहीं है ना डीपीपी बनेगा कि नहीं, क्योंकि एक दो टॉपिक और पढ़ाना था और वो टॉपिक पढ़ा नहीं पाए हम। चलो यही दिक्कत होता है, तो इसीलिए ना हम तुमको मोटिवेट कर सकते हैं और ना ही बहुत चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए देखो प्लीज पढ़ो, है ना। टाइम तुम्हारे लिए, तुमसे ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। तो अगर कुछ समझाते हैं तो उस चीज को तुम समझो, समझा करो। नहीं समझोगे तो फायदा नको होगा, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। प्लीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो।